वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश भारत इस मॉडर्नाइजेशन की बदलती दुनिया में खूब तरक्की कर रहा है और अपनी एबिलिटी की दम पर अपना लोहा वैश्विक मंच पर भी मनवा रहा है। इसमें कभी भी किसी को भी रत्ती भर का भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें देखा जाए तो हम भारतीयों के मन में एक सवाल बिल्कुल कांटों की तरह चुभ रहा है, और वो ये है कि आखिरकार भारत को अब तक वीटो पावर क्यों नहीं मिला है, जबकि हमारी गिनती उन सशक्त देशों में की जाती है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम वीटो पावर से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और उन सभी पहलुओं से रूबरू भी करवाएंगे। लेकिन इनसे पहले मैं आप सभी का स्नेह चाहता हूँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, आखिरकार भारत को वीटो पावर लेना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर क्या है वीटो पावर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर वीटो का मतलब होता क्या है और वीटो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपको बता दूं, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ, या इसे और भी आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब किसी काम को रोक लगाने से है। और किसी देश के पास वीटो पावर है तो वो किसी भी मुद्दे पर अपना विरोध कर सकता है। यही नहीं, वो किसी भी देश के प्रस्ताव के विरोध में अपनी सहमति न रखते हुए इसका विरोध कर सकता है और सारा मामला ठप कर सकता है, चाहे प्रस्ताव लोगों के हित के लिए क्यों न हो। इसलिए वीटो पावर का सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। और आपको तो मालूम ही होगा कि भारत अब तक वीटो पावर का हिस्सा नहीं बन सका है। और भारत जब भी अपने बड़े मुद्दों को उठाता है तो कैसे दुश्मन मुल्क चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर देता है और भारत का कोई भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा ही होगा। भारत ने जब टेररिस्ट वाला मामला यूनाइटेड नेशन में उठाया है तो चालबाज चीन ने हर बार भारत के सेंसिटिव मुद्दों को अपने वीटो पावर से दबाने की कोशिशें की हैं। वहीं रूस ने किसी भी मुद्दे पर हर बार भारत का साथ दिया है। आपको बता दूं कि एयर 1957 में रूस ने कश्मीर मुद्दे पर अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए भारत के पक्ष में वीटो किया था। शायद इसीलिए हम भारतीय रूस को हमेशा एक सच्चा और अच्छा मित्र समझते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चाइना का सवाल है तो ये बात भी सच है कि जब ये बात आपको मालूम चलेगी कि ये वीटो पावर किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने खुद उसे दिलवाया है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम आगे इसी बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि वीटो पावर के लिए संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद चार्ट अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी यानी कि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का है और इसके अंतर्गत कभी विश्व के प्रमुख युद्ध में शामिल रहे शक्तिशाली देश जैसे चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक विशेष दर्जा या आप कह सकते हैं विशेष अधिकार दिया हुआ है। और ये विशेष अधिकार वो शक्तियां हैं जो संयुक्त राज्य को अन्य सदस्यों को भी प्राप्त नहीं है। बता दें कि ये संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है। इनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन अस्थायी सदस्य देश है। वहीं 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई है। इनमें बेल्जियम, कोटी आइवरी, डोमिनिक रिपब्लिक, गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत का नाम शामिल है। आपको बता दें कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और समय समय पर इसका चुनाव भी कराया जाता है और इसकी सदस्यता बाद में बढ़ाई भी जाती है। इसके लिए यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्यों के साथ साथ बाकी के देश भी वोटिंग के जरिए करते हैं। वहीं अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अब तक कुल 5 देशों के पास ही अस्थायी सदस्यता है और ये देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी है। तो अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का है। दूसरा है सोवियत संघ यानी कि रशिया। गौर करने वाली बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अधिकार रूस को ही मिला था। इसके बाद तीसरे नंबर पर है फ्रांस, चौथे नंबर पर है दुश्मन मुल्क चीन यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और लास्ट अस्थायी सदस्य देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे मिलती है वीटो पावर। अब आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के कुल देशों की संख्या 15 है, जिनमें से 5 देश इसके अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर है। बाकी के 10 देश इस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है जिनका कार्यकाल 2 साल तक का रहता है। तो इसलिए किसी देश को वीटो पावर कैसे मिलती है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते
हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है और किस देश को वीटो पावर दी जाएगी ये इन सभी सदस्य देश पर निर्भर करता है। वीटो पावर के लिए किसी देश को 9 सदस्य देश की अनुमति चाहिए होती है, लेकिन इन 9 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्यों की अनुमति भी होनी अनिवार्य है। बस यही मामला भारत के लिए उल्टा पड़ जाता है। बता दे कि अस्थायी सदस्य देशों में चीन को छोड़कर हर बार बाकी देश भारत का साथ देते हैं, लेकिन चीन नहीं चाहता कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे। भारत अपने 9 सदस्यों की बहुमत तो आसानी से पा लेता है, लेकिन चीन के अरंगे लगाने से भारत अब तक वीटो पावर का हिस्सा नहीं बन सका है। उसके अलावा किसी देश को वीटो पावर पाने के लिए 2/3 पॉजिटिव वोट्स की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ उस देश के पास अधिक संपदा भी होनी बहुत जरूरी है ताकि वो देश विभिन्न देशों की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके। भारत दोस्तों यहाँ भी पीछे नहीं है। वह हर संभव प्रयास करता रहता है कि दूसरे देशों को कैसे भी करके सहायता कर सके। इसका लाइव एग्जाम्पल आप लोगों ने कोरोना काल में भी देखा होगा, जब भारत भूटान, श्रीलंका, नेपाल सहित 150 देशों को मदद की थी। भारत ने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, क्या थी वजह? बात जनवरी 1942 की है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का घोषणा पत्र यानी कि चार्टर बना था। उस वक्त इसमें 26 देश शामिल हुए थे, इसमें भारत भी शामिल था। भारत उस वक्त गांधीवादी नीति के कारण काफी मजबूत स्थिति में था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अंतरिम विदेश मंत्री भी थे और उन्हें काफी कुछ तय करना था। आपने तो वो वाली कहावत सुनी होगी कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। हम इस मुहावरे को अपने आम जीवन में कई बार यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है खुद की गलती से खुद का नुकसान पहुंचाना। इतिहास में ऐसी गलती हो जाती है जिसका खामियाजा हमें सालों साल भुगतना पड़ता है। बता दे कि आज से 74 साल पहले ऐसी ही गलती भारत से हुई थी और जिस चीन को भारत ने अपना दोस्त समझा था, जिस चीन को भारत ने अपना वीटो पावर दिलवाया था, वही चीन वर्तमान में भारत को बार बार आंखें दिखाता रहता है और हमेशा उलझुल हरकतें करता रहता है। लेकिन मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार मानी जाती है जिसमें नेहरू की समाजवाद की कोई भी छाप नहीं दिखती है और मोदी की सरकार कड़े फैसले लेने के लिए मानी जा रही है। जैसे धारा 370 और 35A, पुलवामा में हुए ब्लास्ट का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक जैसे कई कड़े फैसले शामिल है, जिसमें वर्तमान सरकार खूब लोगों से वाहवाही लूट रही है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। नो डाउट जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में कई अच्छे काम भी किए हैं, तभी शायद कांग्रेस नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पर वर्तमान सरकार कई बार निशाना साधते रही है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या नेहरू की विदेश नीतियों की बात हो। कई बार ये भी सवाल उठा है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकराई गई थी और ये स्थान चीन को दे दिया गया था। बात जनवरी 1942 की है, जब संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की घोषणा पत्र बना था। उसमें उस वक्त 26 देश शामिल हुए थे, इसमें भारत का भी साइन हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया था कि भारत उस वक्त काफी मजबूत स्थिति में था और विदेश मंत्री नेहरू को काफी कुछ तय करना था। लेकिन चीन में उस वक्त गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ दो चांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी और दूसरी तरफ माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस गृह युद्ध के बाद अमेरिका और बाकी देशों ने चांग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी को मान्यता दे दी। बाद में माओ त्से-तुंग भागकर ताइवान चले गए और वहां जाकर सरकार बना ली और बखेरा खड़ा हो गया। बात ये थी कि चीन को ताइवान की सीट दे दी जाए, लेकिन अमेरिका ये सोचता रहा कि पहले से ही कम्युनिस्ट देश रूस सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है। बावजूद इसके वो सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार कर रहा था, लेकिन अस्थायी सदस्य होने के नाते उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में चीन को लाना क्या सही होगा या गलत, अमेरिका के लिए ये उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तब उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे ओर से BN राव थे और UNSC की प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे में अमेरिका को लगा कि क्यों न चीन की जगह भारत को लाया जाए, क्योंकि चीन भी एक कम्युनिस्ट देश था। अमेरिका की इस बात की पुष्टि की हिस्टोरियन सर्वपल्ली गोपाल ने। ये बात जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में लिखी थी, जिसमें 2 अगस्त 1955 में एक पत्र का उल्लेख है कि अमेरिका ने कहा है कि चीन को यूनाइटेड नेशन में ले लो, लेकिन सुरक्षा परिषद में नहीं, जबकि भारत को उसकी जगह शामिल किया जाए। तब उस टाइम माननीय नेहरू जी ने कहा था कि चीन एक महान देश है और ये उसके लिए ना अच्छा नहीं होगा कि वो सुरक्षा परिषद में शामिल न हो। वहीं 4 अगस्त 1950 को नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी का एक पत्र भी इसी मुद्दे से जुड़ा है। बता दे कि उस समय अमेरिका में विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से राजदूत थी। इस पत्र में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई को लिखा था, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में चल रही एक बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए
और वो ये है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता वाली सीट से चीन को हटा करके उस पे भारत को बैठाना। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, इससे भी जान लीजिए। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, तुमने लिखा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता वाली सीट से चीन को हटा करके भारत को बैठाने का प्रयास चल रहा है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम इसका अप्रूवल नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि से ये एक बुरी बात होगी और चीन का साफ साफ अपमान होगा और साथ ही चीन और हमारे बीच एक तरह का फाइट होने वाली बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्रालय इस बात को पसंद नहीं करेगा, किंतु हम इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते जिससे कि किसी देश को ठेस पहुँचे। भारत और चीन भाई भाई है। साथ ही 1955 में सोवियत यूनियन प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गेरिन ने ये सुझाव दिया कि यदि भारत चाहे तो सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 की जा सकती है। तब इसके जवाब में नेहरू ने बुल्गेरिन को कहा था, जब तक कम्युनिस्ट चीन को सुरक्षा परिषद में सीट नहीं मिल जाता तब तक भारत अपने लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट नहीं चाहेगा। तब जाकर रूस यानी कि टैप के सोवियत संघ के नेता बुल्गेरिन उन दिनों भारत आए। चीन की जगह भारत को नेहरू के सामने सुरक्षा परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बुल्गेरिन ने एक सम्मेलन में कहा, हम सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और तनावों में कमी लाने की बात कर रहे हैं और हम सुझाव देना चाहते हैं कि भारत को छठे सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है। इस पर श्री 1008 माननीय नेहरू जी की प्रक्रिया थी। बुल्गेरिन शायद जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन की सीट भारत को दे देनी चाहिए। ये तो हमारे और चीन के बीच खटपट करने वाली बात होगी। हम सरासर इसके खिलाफ है। वही इस मामले को लेकर नेहरू के विदेश नीति पर कांग्रेस के पूर्व केंद्र मंत्री शशि थरूर ने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिससे आप नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं, जिसमें शशि थरूर ने लिखा कि वर्ष 1953 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अमेरिका ने इंडियन मॉनिटरिंग डॉक्ट्रिन की परिकल्पना की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रयास को खारिज कर दिया था। भारत में कई कूटनीतिज्ञों ने ये फाइल देखी थी और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अमेरिका उस वक्त भारत को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। वो अपने आइडियोलॉजी को विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता को चीन की तरफ भेज दिया, यानी चीन को वीटो पावर दिलवा दी और अपनी वीटो पावर छोड़ दी। इधर आइडियलिज्म और एथिक्स का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन को अस्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में ढोल पीटने लगे। पंडित के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज हुआ था। बता दे कि उस वक्त भी अमेरिका दुनिया की महाशक्ति था, लेकिन पंडित नेहरू खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते थे। एक कहानी ये भी है कि दूसरी तरफ चीन में कम्युनिस्ट शासकों का राज था। तब पंडित नेहरू को लगा कि चीन के स्थापक माओ गरीबों का नेता है और उनका लक्ष्य अपनी जनता को रोटी कपड़ा और मकान मुहैया करवाना है। जबकि वर्ष 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कह दिया था। अपनी मृत्यु के एक महीने पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी में लिखा था कि भले ही हम चीन को अपनी मित्र के रूप में देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी एक महत्वाकांक्षा और उद्देश्य है। हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी इंटरनेशनल राजनीति और कटुनीति समझ के चलते किसी भी सलाह को अहमियत नहीं दी। जिस चीन को अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पूरी दुनिया में समर्थन जुटा रहे थे, उसी चीन ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। भारत के लिए वो दिन बड़ा शर्मनाक था जब अमेरिका से पंडित नेहरू को हथियार मांगनी पड़ी। उस वक्त अमेरिका के रणनीतिकार ये कहकर भारत का विरोध कर रहे थे कि पंडित नेहरू ने अमेरिका के नीतियों का विरोध किया है, इसलिए उनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आलोचना के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने भारत को मदद दे दी थी। तब जाकर आखिर पंडित नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये स्वीकार भी किया। आखिर भारत की क्या है मांग? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए कई बार बैठक हो चुकी है और बैठक में भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। साथ ही यूएनएससी में भारत कब परमानेंट मेंबर बनेगा, इस बात में थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया है, जबकि रूस के विदेश मंत्री पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी
भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, इस बात के लिए सहमति दी है। ऐसे में हर बड़े देश अब इस मामले में भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए ये मेंबरशिप पाना इतना आसान नहीं है। इधर भारत ने भी अपनी दावेदारी को और मजबूत करते हुए बताया है कि केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, और हमारी तो नीति ही यही है कि हम दुनिया भर में मानवता की बात करते हैं और पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हमारी बरसों से चली आ रही संस्कृति और विरासत हमें यही सिखाती है। दोस्तों, भारत के अलावा कौन कौन है जो वीटो पावर के दावेदार है? दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि भारत वीटो लेने में सबसे बड़ा दावेदार है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी के सदस्य देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन एहसान फरामोश चाइना यूएनएससी में हर बार भारत का विरोध कर देता है। फिर भी देखा जाए तो भारत के अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जापान और जर्मनी भी संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता पर मजबूत दावेदारी पेश करते हैं, इसलिए भारत भी इन देशों को कभी हल्के में नहीं लेता है। दोस्तों, किस P5 सदस्यों ने सबसे अधिक वीटो का उपयोग किया है? पहली बार वीटो का उपयोग 16 फरवरी 1946 में किया गया था, जब सोवियत संघ ने लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों के वापसी से संबंधित एक ड्राफ्ट को ब्लॉक कर दिया था। नॉन प्रॉफिट सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो अभी तक 293 वीटो वोट का इस्तेमाल किया जा चुका है। और बता दे कि रूस के पास इस वीटो पावर का लगभग आधा भाग है, जिसमें रशिया द्वारा की गई 143 वीटो है। 1992 के बाद से सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस वीटो का उपयोग करने वाला सबसे ऊपर है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।